नमस्कार, सुप्रभात। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। मैं आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल कौर एजुकेशन पर, जिसमें हम पढ़ रहे हैं यूपी टेट संस्कृत। और संस्कृत के 30 नंबर आपको मेरे द्वारा तैयारी कराई जा रही है, 30 नंबर की, जिसमें हम पढ़ चुके हैं। पाठ्यक्रम हमने पढ़ लिया है, माहेश्वर सूत्र हमने पढ़ लिए हैं, और अब क्लास चल रही है मेरी वर्ण विचार की। स्वर भेद मैं आपको इससे पहले वाली वीडियो में करा चुकी हूँ, और आज हम पढ़ेंगे व्यंजन भेद। ये टॉपिक वर्ण विचार, माहेश्वर सूत्र, उच्चारण स्थान, ये सब हम बेसिक से पढ़ रहे हैं। ये यूपी टेट ही नहीं, सुपर टेट, सी टेट, अदरवाइज जहाँ पर भी संस्कृत आती है वो सब में काम आएगी एक ही क्लास। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। हम आज का टॉपिक है हमारा वर्ण विचार में भी व्यंजन भेद। ठीक है, मैंने स्वर वाली भी आपको वीडियो में तालिका बनवाई थी, और हम तालिका से ही पूरी ग्रामर याद करेंगे। ठीक है, वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और वीडियो को शेयर करिए। चैनल सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको सारी वीडियो एक ही स्थान पर मिल जाए आराम से। व्यंजनों के जब हम भेद करते हैं तो पहला ही टॉपिक आएगा हमारा स्पर्श व्यंजन। स्पर्श स्पर्श व्यंजन ये कितने होते हैं? स्पर्श व्यंजन होते हैं 25। ठीक है, कितने होते हैं? 25। और स्पर्श व्यंजन में क से लेकर मां तक के जितने भी वर्ण आते हैं वो हमारे स्पर्श व्यंजन में आते हैं। अब इनको एक और नाम से जानते हैं, उदित वर्ण। उदित वर्ण स्पर्श व्यंजन में 5 वर्ग आते हैं। 5 वर्ग, 5 वर्ग, और 5 ही ये वर्ण होते हैं एक वर्ग में। कितना हुआ? 25। एक वर्ग में 5 वर्ण है और 5 वर्ग हैं, तो कितना हो गया? टोटल हो गया हमारा 25। अब कौन कौन से 5 वर्ग हैं देखिए। एक हो जाता है, आपने पढ़ा होगा, क, ख, ग, घ और अंग। ये पढ़ा है। इसका हम पहला वर्ण लेंगे और बोलेंगे क्या? क वर्ग। जब हम का वर्ग बोलेंगे तो इस का वर्ग से हमें इन चारों की भी अनुवृत्ति हो जाती है। हमें ये समझ आ जाता है कि क, ख, ग, घ, अंगा, ये पूरे ही का वर्ग में जहां भी क काम करेगा वहां ख, ग, घ ये सब काम करेंगे, क्योंकि बोल रहा है का वर्ग। ठीक, फिर आता है हमारा च वर्ग। ठीक, च का भी हमने पहला वर्ण ले लिया, च वर्ग, ट वर्ग और ता वर्ग और पा वर्ग। च वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। एक, दो, तीन, चार, 5 हो गए 5 वर्ग। अब इन 5 वर्गों को, जैसे क, च, ट, त, प, अब इन्हें हम एक और तरीके से लिख सकते हैं। जब भी आपको आए, संस्कृत की बात बता रही हूं मैं, हिंदी की नहीं। ठीक है,
कु, चू, टू, तू और पू। जहां भी कु लिखा आए तो ये कहा जाए कि कु कैसा वर्ण है, कु उदित वर्ण है, ठीक है। और जब कु उदित वर्ण है तो पूरा कै वर्ग उसमें आ जाता है, क्योंकि ये उदित वर्ण है। कु का मतलब ही होता है उदय। किनका उदय हो रहा है? क ख ग घ अंगा, च छ ज झ ञ, इन सब का जो उदय हो रहा है वो केवल कु शब्द, कु वर्ण मात्र कहने से ही हमें पता चल जाता है कि 5 और वर्ण इसी में आ जाएंगे, ठीक है। 4 और ये मिलाकर आपके 5 हो जाएंगे। कु, चू, टू, तू, पू, इनका दूसरा नाम यही है उदित वर्ण। इस क से लेकर म तक। अब देखिए, का वर्ग का पहला वर्ण का हो गया और पै वर्ग का लास्ट अंतिम वर्ण मैं हो जाता है, ठीक है। तभी हमने कहा का से लेकर म तक के वर्ण स्पर्श व्यंजन होते हैं। कु, चू, टू, तू, पू उदित वर्ण होते हैं। जब आपसे का के नीचे मात्रा लगाई जाए छोटे उ की, च के नीचे छोटे उ की मात्रा, टा के नीचे छोटे उ की मात्रा, ता के नीचे भी ह्रस्व उ की और प के नीचे भी ह्रस्व उ की मात्रा जब लगाई जाएगी, तब आपको अगर ये देकर पूछा जाए, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका यहाँ से बन जाता है, तब आप इनको क्या कहेंगे? आप इनको उदित वर्ण कहेंगे। क्या कहेंगे? उदित वर्ण कहेंगे, ठीक है। आशा करती हूँ आपको ये समझ आ गया होगा। आप लिखेंगे खोलकर क से म तक। पच्चीस वर्ण क्या है? स्पर्श, स्पर्श व्यंजन। आप ऐसे लिखेंगे तब भी ठीक है, और क ख ग घ पूरे वर्गों के नाम लिख देंगे तब भी आपको यही समझ आएगा। इतना इजी है और आप बिल्कुल जीरो से तो स्टार्ट कर नहीं रहे हो, आपको ये सब आता ही है, इसलिए शॉर्ट तालिका आपको लिखनी चाहिए, ठीक है। उदित वर्ण पहला नया नाम है, आपको ये नोट कर देना चाहिए कि हम इन्हें उदित वर्ण कहते हैं। किनको? कु, चू, टू, तू, पू, इन सब का जो दूसरा नाम है वो है उदित वर्ण। स्पर्श व्यंजन नहीं आएगा। स्पर्श व्यंजन हम हिंदी में भी पढ़ लेते हैं और संस्कृत में भी पढ़ लेते हैं। तो आपको जो ध्यान रखना है, उदित वर्ण। उदित वर्ण कौन से हैं? क से जो कु आएगा तो उसके पूरे वर्ग का आपको क्या हो जाएगा? स्मरण हो आएगा कि हमारा पूरा वर्ग पूछा गया है। जैसे कहा जाए आपसे, प्रश्न बना लेते हैं, कु उदित वर्णः कहा अंतर्गतः। उ जो उदित वर्ण है उसके अंतर्गत क्या क्या आता है? जैसे ए ऑप्शन में दिया आपको च, बी में दिया आपको ट और सी में आपको दिया अंग और डी में आपको दिया सर्वे। तब अब यहाँ उदित वर्ण जो दिया है वो कु दिया है, इसलिए हमारा आंसर ये ठीक हो जाएगा अंगा। क ख ग घ अंगा। तो अंतिम वर्ण पांचवा वर्ण अंगा है। और सभी वर्गों के, क वर्ग के, च वर्ग के, ट वर्ग के, ता वर्ग के और पा वर्ग के सभी वर्गों का अंतिम लास्ट वर्ण जो पांचवा वर्ण है, अंगा, य, ण, त, ण, न और म, ये पांचों वर्ण जो हमने माहेश्वर सूत्र पढ़ा था, यम गण नम, जो हमारा माहेश्वर सूत्र था, यम गमणम जो सूत्र है वो हमारा नासिक्य वर्ण में आता है। उस वर्ण, उस माहेश्वर सूत्र में हमारे सभी क्या आ जाते हैं? नासिक्य वर्ण, ठीक है। तो जो 5 वर्ग हैं और पांचों वर्गों का जो अंतिम वर्ण है वो कहलाएगा नासिक्य वर्ण, ठीक है। उनका उच्चारण स्थान में अगली क्लास में कराऊंगी आपको, तब अच्छे से समझा दूंगी। तो स्पर्श व्यंजन हमारे 25 क से म तक। जब हम क से म तक के व्यंजन लिखेंगे, आप यहाँ इस तालिका में जब खोलकर लिखेंगे तो आपको हर एक वर्ण के नीचे हलंत अवश्य लगाना है। जब हम हलंत लगाएंगे तभी वो व्यंजन है, ठीक है। जब हम उसमें स्वर मिला देंगे तब वो हम
क ऐसे बोलेंगे, वरना तो क ख ग घ क ख ऐसे नहीं बोलेंगे। ठीक है, स्पर्श व्यंजन हो गए हमारे। अब आ जाते हैं ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं? 4। कौन कौन से होते हैं? श, हाँ, ये कैसे व्यंजन है? ऊष्म व्यंजन है। ठीक है, ऊष्म व्यंजन कितने हैं? 4। अब है हमारे अंतस्थ व्यंजन, और अंतस्थ व्यंजनों का मैंने स्वर में बताया था, एक और नाम क्या था? अर्ध स्वर। इनको हम अर्ध स्वर भी कहते हैं। और व्यंजन कितने हैं? ये 4, य, व, र और ल। श, श, ठीक है, 4 ऊष्म व्यंजन हो गए और 4 हमारे अंतस्थ हो गए। और अब आते हैं हमारे संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन हमारे हैं 3। संस्कृत में संयुक्त व्यंजन याद रखेंगे 3 हैं। कौन कौन से हैं? श, त्र और ज्ञ। अब ये मिलते किस किस से हैं बनकर? क और श, त प्लस र। ठीक है, अब ज और य। 3 हमारे संयुक्त व्यंजन हैं, श, त्र और ज्ञ। इनके जो उच्चारण स्थान होंगे वो आपको इन दोनों के अलग अलग होंगे, तो दोनों के एक साथ करके बोलेंगे। जैसे क का उच्चारण स्थान मैं आपको सिखाऊंगी, हालांकि नेक्स्ट वीडियो में। क का उच्चारण स्थान होता है कंठ और श का होता है मूर्धा। तो इस अब जब 6 कक्षा वाले श का क्या पूछा जाएगा? उच्चारण स्थान अगर आपसे पूछा जाता है, इन तीनों का उच्चारण स्थान अगर आपसे पूछा जाता है तो कंठ मूर्धा। ठीक है, र किस में आता है? मूर्धा में आता है। और त किस में आता है? हमारा दंती में आता है, तो दंत मूर्धा। ज किस में आता है? तालु में आता है। और य किस में आता है? च छ ज झ य। ये तालु में आता है और ये भी तालु में आता है। ये दोनों एक ही, इन दोनों का उच्चारण स्थान एक है तो इसका भी एक ही हो जाएगा। इन दोनों के अगर अलग अलग हैं तो इसका दोनों हो जाएगा। इन दोनों के भी अलग अलग हैं तो श का उच्चारण स्थान 2 हो जाएंगे। ठीक है, इन दोनों के उच्चारण स्थान यहाँ एक साथ बोलेंगे। अगर इन दोनों के एक है तो एक ही बोलेगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, जो भी स्वर या व्यंजन, जैसे हमारा आई औ औ वाला आया है, उसमें भी हमारा 2-2 उच्चारण स्थान हो जाएंगे। कैसे? क्योंकि आई अ और ई से मिलकर बनी है। क्यों? तो 2 के उच्चारण, एक का उच्चारण स्थान अलग है, दूसरे का उच्चारण स्थान अलग है। तो जो मिलकर स्वर तैयार हुआ है, जो मिलकर वर्ण तैयार होता है, उसका उच्चारण स्थान या तो हम दोनों बोलेंगे, और एक ही वर्ग से मिलकर बना है, जैसे ये बना है, इसमें एक ही वर्ग के वर्ण 2 वर्ण हैं, तब एक बोलेंगे। अब 2 वर्ण हैं, अलग अलग उच्चारण स्थान है, तो जो मिलकर संयुक्त होकर हमारा वर्ण तैयार हुआ, वो उच्चारण स्थान उसका दोनों बोले जाएंगे। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया व्यंजनों का भेद कि व्यंजन क्या है। अब कुछ और भी पढ़ लेते हैं। संस्कृत में हमारे विसर्ग, अनुस्वार, अयोगवह भी होते हैं। 4 अयोगवह संस्कृत में होते हैं बेटा।
4 में से 4 हमारे अयोगवाह होते हैं। पहला है हमारा अनुस्वार। अनुस्वार कैसे बोला जाता है? अनुस्वार जैसे हम, ये हमने अहम में क्या लगा दिया? अनुस्वार। तम में क्या लगा दिया? अनुस्वार। ये अनुस्वार है, ठीक है। नंबर 2 है हमारा विसर्ग। विसर्ग कैसा होता है? जैसे राम है, राम है, और श्याम है। ये हमारे विसर्ग हो गए, ठीक है। तीसरा हो जाएगा हमारा यम वर्ण। नंबर 3 आ जाएगा हमारा जीवा मूल्य। जीवा मूल्य, जीवा मूल्य कैसे वर्ण होते हैं? जैसे का से पहले ये लगा, ठीक। अर्ध विसर्ग जैसे, ये है हमारे जीवा मूल्य, ठीक। चौथा है हमारा उपध्मानी। उपध्मानी, अब उपध्मानी कैसे पहचानेंगे? यही अर्ध विसर्ग जैसा फ से आगे लगा हो और फ से, प और फ के आगे जब लगा हो अर्ध विसर्ग जैसा ये, तो ये हो गए उपध्मानी वर्ण। ये हो गए जीवा मूली वर्ण। क और ख जीवा मूली वर्ण है, रामः श्यामः विसर्ग है, अहम ऊपर जो चढ़ता है वो अनुस्वार है। इसमें अनुनासिक का ध्यान रखना है, वो अयोगवाह नहीं है। अनुनासिक, अनुनासिक आपका अयोगवाह में नहीं आता। क्या आता है? इसके ही जैसा ये दोनों हम सोचते हैं कि अनुस्वार है तो अनुनासिक भी होगा, किंतु अनुनासिक आपका अयोगवाह नहीं है, ठीक है। अयोगवाह है आपके 4 वर्ण, अनुस्वार, विसर्ग, जीवा मूल्य और उपध्मानी। और एक होता है आपका यम वर्ण। कुछ आपके यम वर्ण भी होते हैं। यम वर्ण हम कैसे पहचानते हैं? यम वर्णों को, चलिए, तो ये हो गए हमारे अयोगवाह 4। कौन कौन से हैं अच्छे से याद कर लेंगे। अनुस्वार, विसर्ग, जीवा मूल्य और उपध्मानीय। उपध्मानीय प फ के आगे अर्ध विसर्ग आता है तो उपध्मानीय, और क और ख के आगे अर्ध विसर्ग आता है तो जीवा मूल्य, ठीक है। अब एक और मैं आपको पढ़ा देती हूँ, यम वर्ण क्या होते हैं। अयोगवाह और यम वर्ण, अभी तक तो हमने इजी पढ़ा था। स्पर्श व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, ये सबको पता है। अयोगवाह संस्कृत के 4, ये अच्छे से पढ़ने हैं, ठीक है। फिर हमारे 4 ही होते हैं यम वर्ण। यम वर्ण कितने होते हैं? 4। कौन कौन से होते हैं? जैसे, अब हम इन्हें पहचानेंगे कैसे कि ये यम वर्ण है, ठीक है। अब मैं अगर आपके आगे लिख दूं क, ख, ग और घ। अगर क, ख, ग, घ मैंने आपके आगे लिख दिया, तो अगर ये आधे भी आते हैं, ये आधे भी आते हैं, जैसे पक्का, चक्की, ये सब आधा कै है और पूरा कै भी है, तो यहाँ तो ये यम वर्ण नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ और कब होगा, कैसे होगा, वो सीख लेते हैं। यम वर्ण ये 4 ही हैं, ये आपको ध्यान रखना है कि ये ही 4 यम वर्ण हैं, ठीक। अब हम इन्हें पहचानेंगे कैसे। जैसे लिखा है
अग्नि, अग्नि लिखा है मैंने। अब यम वर्ण तब होगा जब किसी भी वर्ग का अंतिम वर्ण, पांचवा वर्ण यम वर्ण से बाद में आता है। ठीक यम वर्ण के बाद अगर पांचवा वर्ण आता है तब हमारा ये सेकंड वाला पांचवें वर्ण से अगला वर्ण क्या होगा, यम वर्ण। यहाँ यम वर्ण कौन सा है, यहाँ यम वर्ण है हमारा ग। ठीक है, अब यम वर्ण पहचानने की यही सबसे आसान ट्रिक है हमारी। ठीक है, क्योंकि हमें क्या पहचानना है, जैसे हमारा अंग, अंग के बाद हमारा आ जाता है य, फिर ण, फिर न, फिर म। ये पांचों क्या हैं, पांचों हैं अंतिम पांचवें वर्ण। सभी वर्गों के अंतिम, ये क वर्ग का है, ये च वर्ग का है, ये टा वर्ग का है, और न ता वर्ग का, और प वर्ग का है म। जब ये पांचों वर्ण पांचवें वर्ण हैं, ये अपने वर्गों के अंतिम वर्ण हैं, पांचवें वर्ण हैं, जब इन पांचों वर्णों में से किसी भी शब्द में, किसी भी शब्द में ये चारों वर्ण, ये चारों वर्ण दो बार आते हैं हलंत, मैंने यहाँ सभी में हलंत लगाए हैं। हलंत यानी आधे आधे वर्ण दो बार आते हैं, और उनके लास्ट में कौन सा आ जाता है, इनमें से कोई भी, इन पांचों वर्णों में से कोई भी एक वर्ण जब आ जाए, जैसे यहाँ अग्नि में न आया, यहाँ अग्नि का न पांचवा वर्ण है, तय वर्ग का कौन सा वर्ण है, पांचवा वर्ण, और ग हमारा कौन सा है, यम वर्ण। दोनों कंडीशन पूरी हो गई, ये आपको लिखना है। अब मैं बोल देती हूँ और आप लिख लीजिए कि यम वर्ण, यम वर्ण को पहचानने से पहले यम वर्ण आएगा, अगर किसी शब्द में यम वर्ण आता है, उसके बाद, उसके तुरंत बाद अगर पांचों वर्ग के अंतिम कोई सा भी वर्ग, अंतिम पांचवा वर्ण कोई सा भी वर्ण आ जाता है, नासिक्य वर्ण है ये, नासिक्य वर्ण में से कोई सा भी वर्ण अगर आ जाता है तब वो हमारा यम वर्ण कहलाएगा। जैसे ढक्काम, 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 ढक्काम मैंने होता है डमरू। मैंने आपको फर्स्ट क्लास में ही एक श्लोक पढ़ाया था जिसमें आया था नव पंचवारम ढक्काम वाला। ठीक है, तो ढक्काम, यहाँ ये क क्या है हमारा, बाद में क्या आया है, म। अंतिम वर्ण क्या है, पांचवा वर्ण है, दोनों कंडीशनें पूरी हो गई, तो यहाँ क हमारा यम वर्ण है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। यम वर्ण कितने होते हैं, चार। आपसे पूछा जा सकता है ऑप्शन देकर, जैसे यम वर्ण तभी कहलाएगा जब नासिक्य वर्ण उसके तुरंत बाद होगा, वरना तो नहीं होगा। ठीक है, यम वर्ण कौन है, जैसे ऑप्शन नंबर ए में दिया है आपको च, बी में दिया है आपको प, सी में दिया है आपको ज, और डी में दिया है आपको ग। अब बताइए हमारा यम वर्ण कौन सा है, ग। यहाँ क होता तो भी यम वर्ण हो जाता, ख होता तो भी यम वर्ण हो जाता, और घ होता तब भी हमारा यम वर्ण हो जाता। बस हमें चार याद करने हैं, बाकी का कुछ भी आ जाए तो वो हमारा यम वर्ण नहीं है। ठीक है, ग, क, ख, ग और घ, ये चारों ही हमारे क्या हैं, यम वर्ण हैं। तो हमारे यम वर्ण भी हमें याद हो गए कौन कौन से हैं, क, ख, ग, घ। ठीक है, और कितने होते हैं यम वर्ण, चार। चलिए
यम वर्ण, उदित वर्ण और अयोग वहा, ये चीजें आपको अच्छे से याद रखनी है ताकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाए तो आपका गलत ना हो। एक और क्वेश्चन मैं आपको बता देती हूँ, 2-3 क्वेश्चन हैं जो मेरे माइंड में आ रहे थे, इनमें से पूछे जा सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन, स्वर कितने हैं, तो स्वर है हमारे 9। क्वेश्चन की लैंग्वेज पर ध्यान देंगे। अगर पूछा जाता है आपसे प्रश्न, कुल स्वर कितने हैं, तो आपको बताना है 13। अगर आपसे पूछा जाता है पढ़नीय शिक्षा के अनुसार स्वर कितने हैं, कितने हो गए? 21। ठीक है, ये 21 कौन कौन से हैं इतने डिटेल हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इतनी डिटेल से यूपी टेट में क्वेश्चन नहीं आएगा, वो पीएचडी लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब हमारे 3 क्वेश्चन एक जैसे हैं, लेकिन आपको करना क्या है, आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज समझनी है कि कैसे क्वेश्चन पूछा कैसे जा रहा है, क्वेश्चन पूछने वाले का तरीका क्या है, वो चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो हमारे स्वर, हम स्वरों के ही 3 क्वेश्चन बना रहे हैं। तीनों में से एक ना एक क्वेश्चन आपको मिल ही जाएगा, यूपी टेट में नहीं तो सी टेट में, सी टेट में नहीं तो सुपर टेट में। इसलिए ये टॉपिक हम नहीं छोड़ सकते, इसे हमें पढ़ना चाहिए। स्वर कितने हैं, स्वर कति भेदा पूछा जाएगा 9। स्वर कति संख्या गिनती कितनी है, कति पूछा जाए तो 9। लेकिन क्वेश्चन पे ध्यान देना है कि कहीं कुल तो आगे नहीं दिया, पाणिनीय शिक्षा के अनुसार तो नहीं पूछा। तीनों क्वेश्चन अलग अलग हैं, तीनों क्वेश्चन के आंसर आपको अलग देने हैं। पूछा सब में स्वर ही जा रहा है, देखिए यहाँ भी स्वर पूछा जा रहा है और यहाँ भी स्वर पूछा जा रहा है, लेकिन सबकी शर्तें अलग अलग हैं। पहला स्वर कितने हैं 9, माहेश्वर सूत्रों के अनुसार 9। ठीक है, यहाँ आपको लिखा जा सकता है एक शब्द और, माहेश्वर, माहेश्वर सूत्र के अनुसार। ठीक है, माहेश्वर सूत्र के अनुसार। आप मेरे लिखने पर मत जाइए, आपको बस समझना है। ठीक है, माहेश्वर सूत्र के अनुसार, मेरा मतलब है आपको समझाना, क्वेश्चन कैसे आएगा वो पकड़ना। अनुसार स्वर तो कितने हैं 9, माहेश्वर सूत्र के अनुसार 9 है और पाणिनीय शिक्षा के अनुसार हमारे 21 है। पाणिनीय शिक्षा के अनुसार 21 और माहेश्वर सूत्र के अनुसार 9, और कुल स्वर आपसे पूछा जाता है तो 13। कुल स्वर 13 हैं, 12 नहीं लगाएंगे, 11 नहीं लगाएंगे, केवल 13 लगाएंगे। ठीक है, ऑप्शन में 11 भी आएगा, 13 भी आएगा, 9 भी आएगा और 21 भी आएगा। ठीक है, तो अगर 21 नहीं आता है तो रहने देना, 21 ऑप्शन में तब देगा जब उसे कुछ हटके ही क्वेश्चन पूछना होगा। लेकिन ये जरूर आएगा कि स्वर कितने होते हैं, माहेश्वर सूत्र के अनुसार कितने होते हैं, 9, 10, 11, 12, 13। तो हमें बस यही ध्यान रखना है, माहेश्वर सूत्र के अनुसार 9 है, पाणिनीय शिक्षा के अनुसार 21 हैं और कुल स्वर कितने हैं 13।
कुल स्वर कितने हैं हमारे 13। वर्णमाला के अकॉर्डिंग हमारे 13 हो जाएंगे और माहेश्वर सूत्र के अकॉर्डिंग हमारे 9 हो जाएंगे और पाणिनीय शिक्षा के अकॉर्डिंग हमारे 21 यानी 21 हो जाएंगे। ठीक है, तो आज हमने पढ़ लिया है व्यंजन भेद। इस वीडियो को 1 से 2 बार जरूर देखिए, तब ये वीडियो आपको अच्छे से समझ आएगी, आपको कुछ भी नोट डाउन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी आपको नोट डाउन कर लेना चाहिए ताकि जब आप फिर से कभी पढ़ें, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद किसी भी एग्जाम के लिए पढ़ें, तो आप अपनी नोटबुक खोलेंगे और आपको सारा रिवीजन हो जाएगा आराम के साथ। मैंने आपको व्यंजन तालिका बनवा दी, इससे पहले वाली में स्वर तालिका मैंने आपको बनवा दी, कुछ वर्ड लिखवा दिए। चाहे जो मैंने बोला है वो शब्द आप डेफिनेशन करके लिख सकते हैं। यम वर्ण की डेफिनेशन लिख सकते हैं कि उसमें क्या शर्त है। उसमें शर्त है कि पांचों नासिक के वर्ण में से कोई भी एक वर्ण अगर लास्ट में होता है और 2 वर्ण क ख ग घ में से अगर 4 में से 2 वर्ण आधे आधे आ जाते हैं, एक आधा आ जाता है, तो वो हमारा कौन सा वर्ण होगा, यम वर्ण। 4 अयोग वहां मैं आपको करा चुकी हूँ और व्यंजन को मैं तालिका से पढ़ा चुकी हूँ। ये सब चीज आपको, ये सब चीजें आपको एक साथ वीडियो में पढ़ लेनी है, स्वर और व्यंजन। कल की वीडियो में पढ़ेंगे हम उच्चारण स्थान। ठीक है, उच्चारण स्थान से भी क्वेश्चन आते हैं, फिर हम प्रयत्न पढ़ेंगे। ऐसे ऐसे करके हम अपना बेसिक ग्रामर कंप्लीट कर लेंगे, तब आपको अपने आप से क्वेश्चन हल करना आ जाएगा। जो मैं पढ़ाती हूँ उसे आप एक बार रिवीजन जरूर करेंगे, पढ़ने के बाद भी रिवीजन करेंगे। जैसे मैं ये आज मैंने ये वीडियो पढ़ाई, पिछली वीडियो भी आपको रिवीजन कर लेनी है अगर अच्छे नंबर लाने हैं, अगर 30 में से 30 वाली तैयारी करनी है तब। नहीं तो पढ़ते रहिए, पास तो हो ही जाएंगे, पास तो सभी हो जाते हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, तब तक के लिए नमस्कार।